गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम हिंदी साहित्य के एक और 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हर दिन हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे और आज जो है पार्ट 1 की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे आरपीएससी, नेट, जेआरएफ, एलटी, सेट, पीजीटी में ये प्रश्न पूछे गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हमने डिस्कस कर लिया है। 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाली। ठीक है, पाली जो है इसको प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो है ये किस अपभ्रंश से हुआ था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांगरू। ठीक है, बांगरू जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो कौन सी बोली है जो कि दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है और उसका दूसरा नाम है कौरवी या कौरवी? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली जो है इसको कौरवी कहा जाता है और इसको जो है सरहिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सरहिंदी भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं, कौरवी और सरहिंदी। और ये जो है दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर में बोला जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है ये कब से माना जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी से। ठीक है, 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो भोजपुरी का विकास जो है ये किस अपभ्रंश से हुआ था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मागधी। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी का विकास हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भोजपुरी के अलावा मगही, ठीक है, मगही और मैथिली भाषा का विकास भी मागधी से हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गार्सा दा तासी। ठीक है, गार्सा दा तासी जो एक फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है गलत है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है इसके लेखक सर जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से जो है असत्य कथन कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है रखिएगा, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें कि लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्रबंधु विनोद। ख्याल रखिएगा, मिश्रबंधु विनोद जो है इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वीर काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीकम सिंह। ख्याल रखिएगा, टीकम सिंह जो है ये हिंदी वीर काव्य के लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्य काल। याद रखिएगा, इन्होंने गद्य काल नाम दिया था आधुनिक काल का। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। याद रखिएगा, भक्ति काल नाम दिया था पूर्व मध्यकाल का। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 ईस्वी से स्वीकार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ख्याल रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से स्वीकार किया है हिंदी साहित्य का प्रारंभ। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 750। याद रखिएगा, 750 ईस्वी से जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरी लाल गुप्त। याद रखिएगा, किशोरी लाल गुप्त ने। तो किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारण किस प्रकार किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारण किस प्रकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। याद रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल नाम दिया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासो ग्रंथकार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं ये रासो ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा ये बिल्कुल सही है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग ये बिल्कुल सही है। और
वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? तो आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र भावना। ठीक है, रखिएगा राष्ट्र भावना जो है ये आदिकाल के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कयामास वध किस आदिकालीन रचना का एक अंश है? तो कयामास वध जो है ये किस आदिकालीन रचना का एक अंश है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, रखिएगा पृथ्वीराज रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 68। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिव सिंह सरोज जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन 1883 में। ठीक है, रखिएगा सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुई थी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी इतिहास ग्रंथों में से किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ सही अर्थों में कहा जा सकता है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको जो है सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और उसका कारण यह है कि सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया था, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल नाम दिया था? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया था, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सी धारणा जो है वो अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्ध प्रामाणिक। ठीक है, रखिएगा पृथ्वीराज रासो को जो है अर्ध प्रामाणिक ज़्यादातर विद्वानों ने माना है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो विसलदेव रासो इसका प्रधान रस क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। ठीक है, रखिएगा ये जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा रहा है? तो पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष जो है कौन सा रहा है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिकता। ठीक है, रखिएगा ऐतिहासिकता जो है इसको सर्वाधिक विवादित पक्ष माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज विजय ये पहले लिखा गया था और पृथ्वीराज रासो जो है ये पृथ्वीराज विजय पर आधारित है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो इनमें से विसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरपति नालह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना जो है अजमेर के शासक से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरपति नालह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासक। ठीक है, रखिएगा
इन्होंने रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो खुमान रासो जो है इसकी प्रामाणिक प्रति कहाँ पे संग्रहित है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे संग्रहालय। याद रखिएगा, पुणे संग्रहालय में ये रखा गया है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो मूलतः किस प्रकार का काव्य है? तो विसलदेव रासो जो है ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गैर काव्य। याद रखिएगा, विसलदेव रासो जो है ये गैर काव्य के अंतर्गत आता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध नहीं है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि सिर्फ सूचना रूप से उपलब्ध है परंतु उसका कोई पुस्तक जो है प्रकाशित नहीं हुआ है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमीर रासो। याद रखिएगा, हमीर रासो जो है ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो। याद रखिए, परमाल रासो में इनका उल्लेख है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो किस विद्वान ने जो है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक माना है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनहु कला सस्भान कला 1600 बनिया किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो से, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो विसलदेव रासो का काव्य रूप क्या माना गया है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्तक काव्य। याद रखिएगा, ये जो है मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है वीर गाथात्मक नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विसलदेव रासो। याद रखिए, विसलदेव रासो जो है ये वीर गाथात्मक नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त होता है? तो आदिकाल का जो है अधिकतम साहित्य किस प्रांत से या किस राज्य से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। याद रखिए, राजस्थान से अत्यधिक या अधिकतम साहित्य प्राप्त होता है आदिकाल का, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बघेली पश्चिमी हिंदी। ये बिल्कुल गलत है, बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेशवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है?
तो वैशवाड़ी जो है ये किस प्रमुख बोली के निकट मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी। निम्नलिखित में राजस्थानी हिंदी का कौन सी बोली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। बुंदेली जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का संबंध किससे है? तो सिद्धों का संबंध जो है ये किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मत। याद रखिएगा, बौद्ध मत से सिद्धों का संबंध है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बौद्ध मत की महायान शाखा से संबंध साधना पक्ष से किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तांत्रिक साधना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? तो सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? तो सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिद्धावस्था। याद रखिएगा, सी जो है आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्यापद का संबंध किससे है? तो चर्यापद जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध मत। याद रखिएगा, चर्यापद जो है इसका संबंध सिद्ध मत से है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध साहित्य। डिंगल शैली का प्रयोग जो है ये रासो साहित्य, ठीक याद रखिएगा, रासो साहित्य से मिलता है। और सिद्ध साहित्य जो है इसके अंतर्गत जो है संध्या भाषा, ठीक याद रखिएगा, संध्या भाषा या संध्या भाषा में रचनाएं लिखते थे। सिद्ध साहित्य के जो कवि थे वो संध्या भाषा या संध्या भाषा में लिखते थे। और डिंगल शैली का प्रयोग जो है, डिंगल पिंगल शैली का जो प्रयोग है वो रासो साहित्य से होता था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री समाज का संबंध किससे है? तो श्री समाज इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वज्रयान। याद रखिएगा, वज्रयान से श्री समाज का संबंध है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है? तो सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्धों की बानियों की भाषा जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संध्या भाषा। याद रखिएगा, संध्या या संध्या भाषा जो है ये सिद्धों की बानियों की भाषा को कहा जाता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साधना में, चलिए ये पढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? ये कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्येंद्रनाथ। क्या रखिएगा, मत्स्येंद्रनाथ जो है ये गोरखनाथ के गुरु का नाम है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो नाथ पंथ से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए, बी और सी जो है बिल्कुल सही है। अवधूत संप्रदाय, वैराग पंथ और कौल मत, ये सभी जो हैं ये नाथ पंथ से संबंधित हैं, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्तिकाल के संत काव्य को प्रभावित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्तिकाल के संत काव्य को प्रभावित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध। ये दोनों विशेषताओं ने जो है
भक्ति काल के संत काव्यों को प्रभावित किया था, यानी जो भक्ति काल के जो संत काव्य थे, संत काव्य के जो कवि थे, उन्होंने गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध, इन दोनों को स्वीकार किया था। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। ठीक है, रखिए मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोरखनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौल मत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौल मत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मत्स्येंद्रनाथ। याद किया, मत्स्येंद्रनाथ जो हैं ये कौल मत के प्रवर्तक हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति पूजा का विशेष महत्व। ये जो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है सिद्ध साहित्य में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो कौन सा काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संत काव्य। याद रखिए, संत काव्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद रहा था? तो सिद्धों एवं नाथों में किस बात को लेकर मतभेद रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफट्टा साधु किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कनफट्टा साधु जो है ये किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाथ संप्रदाय। क्या रखिए, नाथ संप्रदाय के जो साधु थे वो कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले साधु जाने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? तो वैराग पंथ जो है ये किस संप्रदाय की शाखा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपंथी संप्रदाय। याद रखिए, गोरखपंथी संप्रदाय से जो है वैराग पंथ। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है? तो श्रावकाचार रचना का संबंध जो है वो किस मत से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। याद रखिए, जैन मत से ये संबंधित है श्रावकाचार, और इसके लेखक हैं देवसेन। याद रखिए, श्रावकाचार के लेखक हैं देवसेन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? तो सरहपा जो है सिद्ध कवि की कौन सी रचना है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहा कोश। ठीक है, रखिए दोहा कोश जो है इसके लेखक सरहपा हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखबानी का संपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो गोरखबानी जो है इसका संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। ठीक है, रखिएगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्यापद के रचनाकार कौन है? तो चर्यापद के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबरप्पा। ठीक है, रखिए सबरप्पा जो है ये चर्यापद के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार का नाम क्या है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी। ठीक है, रखिए शालिभद्र सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवंती गिरिरास के रचनाकार का नाम क्या है? तो रेवंती गिरिरास के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय सेन सूरी। ठीक है, रेवंती गिरिरास के लेखक हैं विजय सेन सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपदेश रसायन के लेखक कौन है? उपदेश रसायन, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिनदत्त सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जही मन पवन न संचरी, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विषाम करु, सरहे कहिय उबेश। ये पंक्ति किसकी है? किसने लिखा है? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। याद रखिएगा, सरहपा की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उपयुक्त पंक्ति जो है किस लेखक की है? तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का तरुवर पंच बिड़ाल, चंचल चिए पैठो काल, ये किसने कहा है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं सर लुइपा। याद रखिएगा, लुइपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंदित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंदित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ये कथन किसका है? तो आदिकाल नाम जो है वो भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ये कथन किसका है? किसने कहा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चन सिंह ने कहा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋण चंदा, बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कहा है गोरखनाथ ने। ठीक है, याद रखिए, गोरखनाथ ने कहा है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का महासुखवाद क्या है? तो सिद्धों का महासुखवाद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखी गई है? तो लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा है? तो सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी क्षेत्र। याद रखिएगा, सिद्ध साहित्य जो है इसका क्षेत्र पूर्वी है, पूर्वी क्षेत्र है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? तो जैन साहित्य जो है ये किस क्षेत्र में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया था जैन साहित्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप माना जाता है? तो रास ग्रंथ जो है रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य। याद रखिएगा, रास ग्रंथ रूप जो है ये जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे कहा जाता है?
तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव को। याद रखिएगा, शिव को जो है आदिनाथ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुइपा के गुरु कौन थे? तो लुइपा के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सबरप्पा। याद रखिएगा, सबरप्पा जो है ये लुइपा के गुरु हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार, रास, फाग, चरित शैलियाँ किस साहित्य में मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार, रास, फाग और चरित जो है ये किस साहित्य की शैलियाँ मानी जाती हैं? शैलियाँ जो है किस साहित्य के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य। याद रखिएगा, जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं आचार, रास, फाग और चरित। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों में रचना किसने की है? तो नेमिनाथ रास की रचना किसने की है, जिसमें 58 छंद हैं? इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नेमिनाथ रास में कितने छंद हैं, तो 58 छंद हैं। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमति गणी। याद रखिएगा, सुमति गणी जो है इसके लेखक हैं नेमिनाथ रास के। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो इनमें से नाथ संप्रदाय के अंतर्गत क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थों का आदर। याद रखिएगा, गृहस्थों का आदर जो है ये नाथ संप्रदाय में नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश जो है इसमें किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। याद रखिए, सरहपा जो है इनकी रचनाएं दोहा कोश में संपादित की गई हैं, जिसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे जाते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रची गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य। याद रखिएगा, जैन साहित्य के अंतर्गत सर्वाधिक साहित्य लिखी गई है जैन साहित्य में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चरित के अलावा फाग, आचार, ये भी जो है लिखे गए हैं जैन साहित्य में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो चरित काव्य जो है किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई। याद रखिएगा, दोहा चौपाई में जो है, दोहा चौपाई शैली में चरित काव्य अधिक लिखे गए हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण जो है हिंदी साहित्य के 100 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। आज पार्ट 1 जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। कल पार्ट 2 की शुरुआत होगी और कल भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे, जो कई बार जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये हमारा फिर से 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज जो है वो शुरू हो चुका है और पार्ट वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।